अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मरियम एंड मैं आपको जो है इस 2026 के सेशन के अंदर आई बी टीचिंग यू फिज़िक्स थ्रू आउट। अब देखिए फ़िज़िक्स के लाइक बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि फ़िज़िक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यूल प्रैक्टिस फ़िज़िक्स द मोर यूल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी, उतनी ही ज़्यादा जो है आप फिज़िक्स के अंदर एक्सेल कर पाओगे, बिकॉज फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको फिज़िक्स की जो है वो कंप्लीट बुक की कवरेज दूँ। सेकेंडली मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हर चैप्टर के पास पेपर्स दूँ, ठीक है, एंड लाइक सॉल्व करवाऊँ। एंड देन थर्ड चीज़ जो मेरी होगी वो ये होगी कि हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि या फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं जो कि हमें फ़िज़िक्स में हेल्प करती हैं, जिनमें स्टूडेंट्स यूजुअली स्टक करते हैं, मैं वो पॉइंट्स आपको क्लियर कराऊँ ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इज़ ऑल अबाउट के बिहेवियर क्या है गैसेस का, एंड इसके अंदर जो हम लोग मेनली चीज़ कंसर्न करते हैं वो है टेम्परेचर की एप्लीकेशन पर। क्या जब आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो फिर गैसेस का बिहेवियर क्या है, ठीक है ना, या टेम्परेचर क्या चीज़ है, ठीक है ना। दिस इज़ द मेन थिंग वी आर गोना लाइक स्टडी हियर। तो अब यहाँ पर हमारे पास है कि ये जो है ना, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना मैंने वो ऑलरेडी हाईलाइट कर लिए हैं ताकि हम उन पे फ़र्दर बात कर सकें। यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्स्ट कह रहा है कि हमने जो है ना पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं ना, मास, लेंथ और टाइम, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पहले। अब जो हमने पढ़नी है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि हमने 9th के अंदर पढ़ी थी कि हमारे पास भाई इतनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें से टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हमने डिस्कस करनी है वो है टेम्परेचर। तो यहाँ पे कह रहा है कि we have used physical quantities such as total mass, number of moles, pressure, volume and temperature to describe the quality and condition of the material। ठीक है, हमने ये वाली जो मास, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी जो है ना चीज़ें, ये हमने पहले ही पढ़ ली हैं। मतलब लाइक वी ना लाइक एक्चुअली हम लोग अगर किसी भी सिस्टम का या किसी भी हम ना मटेरियल का अगर मैं बताना है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में उसकी कंडीशंस को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहती हूँ तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, उसके मोल्स से, उसके प्रेशर से, उसके वॉल्यूम से, उसके टेम्परेचर से। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप एक मटेरियल की कंडीशंस को डिफ़ाइन कर सकते हो, एक मटेरियल की स्टेट को डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है ना, कि उस मटेरियल लाइक वो मटेरियल को आप उसकी स्टेट डिफाइन कर सकते हो कि उसका प्रेशर क्या है भाई, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके मोल्स कितने हैं, उसके मास कितने हैं। आप यहाँ पर एक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हो ना, आप उसकी कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे हो इन डिमेंशंस के थ्रू, मास, मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके थ्रू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना फॉर्मुलेशंस हैं। अब हम इन सबको मिलाकर एक जो है ना वो नई फॉर्मुलेशन बनाएंगे जिसमें हम बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सिंपल बात ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर, ये जो 4 क्वांटिटीज़ है ना, प्रेशर हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हो गई, ये देखें, प्रेशर, we're having volume, we're having moles and mass, टेम्परेचर। देखें ये जो क्वांटिटीज़ हो गई ना, अब इनमें से मैंने क्या करना है, इनको मिला जुला कर मैं कुछ क्या नाम है गैस लॉज बनाऊंगी, ठीक है ना। प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन से एक गैस लॉ बनाऊंगी, टेम्परेचर और मास से, मोल से, इनसे मैं बनाऊंगी लॉज, और फिर हम इन सब की एक जनरल फॉर्मुलेशन करेंगे। वो सब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो ये आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन आगे करनी है।
तो अब यहाँ पे चले टेम्परेचर से स्टार्ट लेते हैं. टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि टेम्परेचर ये है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या कोई चीज़ कितनी कोल्ड है. तो टेम्परेचर ये नहीं है. टेम्परेचर हमारे पास है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या है किसी बॉडी के अंदर, ये हमारे पास है टेम्परेचर. ठीक है ना. बहुत सारे बच्चों का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना यहाँ पे गलत, वो ये होता है कि आप कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, वो उसका टेम्परेचर है. नहीं, एक बॉडी के अंदर एवरेज उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा. क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होगी. अब टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होगी, मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल जाएगी, उन्हें हीट एनर्जी मिली. टेम्परेचर क्या है? इट्स अ हीट एनर्जी. जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी फॉर्म में ना, किसी भी फॉर्म में जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ जाती है ना. अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? एक हीट एनर्जी है. और जब मैं किसी मॉलिक्यूल को हीट की फॉर्म में एनर्जी दूंगी तो जब उसको एनर्जी मिल जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? वो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है ना. उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी. तो ये चीज़ होती है. फिर जब उसकी मूवमेंट फास्ट होगी तो फिर उसकी मोशन फास्ट होगी. काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही हमारे पास क्या है कि ये मोशन है बॉडी का. यू नो, काइनेटिक एनर्जी किससे कंसर्न करती है? एक बॉडी के मोशन से, उसकी मूवमेंट से. और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है. ट्रांसलेशनल का मतलब वो कि मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर रहे हैं ना, उसकी वजह से जो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो मॉलिक्यूल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हो, ये नहीं हो रही है. रोटेशनल भी नहीं हो रही है कि मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हो तो जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. नहीं, यहाँ पे ट्रांसलेशनल की बात हो रही है. और ट्रांसलेशनल का मतलब होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो ये है हमारे पास टेम्परेचर की डेफिनेशन कि इट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी. सही है. अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को किस तरह से मेजर करते हैं. ठीक है ना. सिंपली थर्मामीटर. थर्मामीटर सबने यूज़ करा होगा. ठीक है ना. बुखार वगैरह चेक करने के लिए हम फीवर वगैरह जब होता है तो हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर. तो अब जब थर्मामीटर, अच्छा किस तरह से वर्क करता होगा थर्मामीटर? देखें, थर्मामीटर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना जिसपे वो वर्क करता है वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. जो कॉन्सेप्ट है थर्मामीटर का जिसपे वो वर्क करता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. अब कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? देखें, मेरे पास फॉर सपोज मेरे पास एक आई एम हैविंग अ टब. ठीक है. और इसमें है पानी. सही है. और ये जो पानी है ना इसमें, ये पानी है हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है. सही है. और इसके मेरे पास ये है एक आइस क्यूब और मैं इसको इसमें डाल रही हूँ. सही है. अब जब मैं इसको इसमें डालूंगी ना, जब मैं इसको इसमें डालूंगी तो क्या होगा कि दो बॉडीज, एक गर्म पानी वाली बॉडी और एक मेरी ठंडी ठंडी जो बॉडी है आइस क्यूब, वो ये दोनों आ गए कांटेक्ट में. अब हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी है. ठीक है ना. अब ये दोनों आ गए कांटेक्ट में. देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको यहाँ पर अभी थोड़ी पहले एक चीज़ समझाई थी कि टेम्परेचर क्या होता है. इट्स नॉट अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस. इट्स एक्चुअली अबाउट कि आपकी बॉडी के अंदर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है. अब अगर ये बॉडी हॉट है तो ये बॉडी हॉट है, मतलब इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, इसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है. अब अगर इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है तो फिर क्या होगा
कि हीट एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एनर्जी ज़्यादा होगी तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये पॉइंट आप नोट करते रहे ना, क्योंकि ये पॉइंट्स आप अपने साथ नोट करते रहें। यहाँ पे मैं फिर भी लिख देती हूँ कि जब हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा कि मोशन भी ज़्यादा होगी, और मोशन भी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी भी ज़्यादा है। वो सीधी बात होगी ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मतलब एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करेंगे, तेज तेज मूव करेंगे तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इनका टेम्परेचर है that will also be high। देखो अभी तीन चीज़ें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, और इन दोनों चीज़ों की वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये जो दोनों चीज़ें हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी और जो हमारे पास मोशन है, इसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर हमारे पास है कि आप जो है उसमें टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या थी कि कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी के अंदर, जितनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी सिंपली उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो अब टेम्परेचर मतलब इस हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोल्ड बॉडी का जो हमारे पास आइस थी। कोल्ड बॉडी है ना तो सिंपली क्या मान लो, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स है उनमें मोशन कम है, बहुत ज़्यादा स्लोली मूव कर रहे होंगे या नेग्लिजिबल मूव कर रहे होंगे क्योंकि आइस है ना, सॉलिड स्टेट में है, और फिर टेम्परेचर भी उसका कम हो जाएगा क्योंकि इन तीनों चीज़ों का जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट, सही है। अब देखो हमने हमेशा से नेचुरल चीज़ पढ़ी है ना कि जो लाइक जो मूवमेंट होती है ना हमेशा कहाँ से होती है, ज़्यादा से कम की तरफ होती है, ठीक है ना, ज़्यादा से कम की तरफ होती है। अब फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है। अब ये क्या करेंगे, जो ज़्यादा वाला है वो हमने देखे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था ना कि जो मूवमेंट होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, लाइक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी सीन सेम ही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे इसका मोशन ज़्यादा है, एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, हॉट बॉडी के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, कोल्ड बॉडी को अपनी एनर्जी देगी, जब भी ये कांटेक्ट में आएंगे ना तो ये अपनी एनर्जी कोल्ड बॉडी को देगी। जब कोल्ड बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी, एक कंपनसेशन पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें जो हॉट बॉडी है वो जो कोल्ड बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, और कोल्ड बॉडी जो एनर्जी ले रही है, इन दोनों की एनर्जी सेम हो जाएंगी। मतलब फॉर सपोज हमारे पास पहले हॉट बॉडी की एनर्जी आप ले लें, वी वर हैविंग इट 10, सही है, और कोल्ड बॉडी की आप ले लो पहले है 0, सही है। अब हॉट बॉडी ने इसको दी पहले लाइक पहले दे दी 3, ठीक है ना, तो फिर ये हो गई कितनी 7, और ये कितनी हो गई 3, फिर हॉट बॉडी ने इसको दे दी 2 और दे दी इसने, तो ये कितनी हो गई 5, 2 और दे दी ना इसने, तो कितनी हो गई इसके पास 5 हो गई, और फिर इसने 2 क्योंकि ले ली तो उसके पास भी क्या हो जाएगा 3 + 2 5। अब ये पॉइंट आ गया ना,
अब दोनों की एनर्जीज हो गई सेम 5-5 पे। अब एनर्जी सेम होने का मतलब क्या हो गया कि अब फर्दर मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ जो एनर्जीज हैं हाई लो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब दोनों की हो गई सेम। इस पॉइंट को जिसपे 5-5 रीच हुआ है, जिस पर दोनों की एनर्जी सेम हो गई हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो हमारा जो थर्मामीटर है वो वर्क करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि when two bodies at different temperatures are brought in thermal contact with each other। देखो दो बॉडीज थी, डिफरेंट टेम्परेचर था 10 और 0, इन दोनों को मैंने क्या करा, थर्मल कांटेक्ट में लेकर आई मैं। आइस और वाटर अलग अलग बॉडीज थी ना मेरे पास। अब जब मैं इनको लेकर आई थर्मल कांटेक्ट में, तो फिर क्या हुआ, जब मैं इनको थर्मल कांटेक्ट में लेकर आई तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द हॉट बॉडी, जो हॉट बॉडी थी वहां से हीट ने फ्लो करना स्टार्ट करा to the cold body till the temperature of the both bodies becomes same, then they are said to be in thermal equilibrium। ठीक है ना। अब इन दोनों का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, सेम हो गया, और फिर हमने इनको क्या कह दिया कि थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच चुकी हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच चुकी है। और इनका जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो तो हम सबने पढ़ा है ना, वो होता है केल्विन। अच्छा देखो ये चीज मैं आपको अभी से बता रही हूँ, आगे जाके आपके काम आएगी, तो उसको नोट कर लेना कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ना, हम, अच्छा ये मिस्टेक्स यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं ना, मैंने भी बहुत करी थी, कि हम जो है ना टेम्परेचर को कभी कभार क्या करते हैं, सेंटीग्रेड में इनिशियली स्टार्टिंग में जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता ना, तो हम लोग इस तरह की मिस्टेक्स बहुत करते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने हमेशा स्टैंडर्ड वाले यूनिट्स यूज़ करने हैं, केल्विन है तो केल्विन ही यूज़ करना है। डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है फॉर सपोज किसी न्यूमेरिकल में, या फिर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ना, ये फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, ये इसके और यूनिट्स हैं ना एक तरह से, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट ये भी इसके और यूनिट होते हैं ना, केल्विन। लेकिन केल्विन जो है इसका ये एसआई यूनिट है, एसआई बेस यूनिट है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो ये केल्विन है ना, मैंने हमेशा इसी में कन्वर्ट करने के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो आगे मैं आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में बताऊंगी कि कैसे कन्वर्जन होती है। एक चीज़ को याद रखनी है कि हमने जो न्यूमेरिकल अगर आपको दिया हुआ है, कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है, आपने पहले उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, और फिर आपने अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको आंसर सही मिलेगा, वरना फिर आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है ना। तो ये है। अच्छा फिर उसके बाद आगे हमारे पास है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, वी आर हैविंग सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। अच्छा केल्विन को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। ठीक है। तो मैंने गंद कर दिया, वेट अ मिनट। ओके इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। अब यहाँ पर है कि देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल, दे आर कॉमनली यूज्ड दीस डेज। ठीक है ना। 3 स्केल्स हैं और डिफरेंट रेंजेस होती हैं। देखो ना सेल्सियस मैं पहले डिस्कस करूंगी, क्योंकि सेल्सियस से आप सब लोग वाकिफ हैं और लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ भी होगा आपने इसको पहली क्लासेस में। देखो सेल्सियस स्केल जो हमारे पास है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग उसको सेल्सियस के अंदर पढ़ते हैं, सही है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है। और फिर आगे वाला मैं आपको बताती हूँ कि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास अगर मैं केल्विन स्केल में निकालूंगी तो वो होता है 373। ये देखो ना, ये मैं आपको कन्वर्जन करके दिखाऊंगी आगे। अगर हम देखेंगे आगे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कि सेल्सियस अगर आपको दिया हुआ है तो आपने केल्विन में कैसे करना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 373 केल्विन के इक्वल होता है,
और 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ये मैं आपको एक जो है ना क्रॉस चेक करके भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 373 केल्विन के इक्वल है और 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। बाकी वाले आपके होमवर्क है, आपने ये दोनों खुद घर में सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, अच्छी प्रैक्टिस वाली है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करूँ केल्विन में तो मुझे मिलेगा 273, और अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे मिलेगा 32 फ़ारेनहाइट। और फिर हमारे पास होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक्चुअली एक ऐसी वैल्यू है जिससे केल्विन जो हमारे पास स्केल है ना, केल्विन स्केल, वो स्टार्ट करता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो की और भी आगे हैं कहानियाँ, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना देखें कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है उससे केल्विन स्केल स्टार्ट होता है ना, और सेंटीग्रेड में अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूंगी तो वो होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में सिंपली अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो वो होती है ये। और किस तरह से वैल्यूज़ निकल रही हैं वो हम आगे देखेंगे, सही है, फॉर्मूलाज हैं आगे। अच्छा, यहाँ ड्यूनो में क्या दिया हुआ है, अ टेम्परेचर स्केल दैट स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, theoretical lowest possible temperature, it is measured in Kelvin। ये ना केल्विन के बारे में ही बात हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि केल्विन वो स्केल है जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से, एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ना 0 केल्विन, इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, और ये थियोरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, मतलब ये लोएस्ट टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा और कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, सही है ना। ये थियोरेटिकली, मतलब थियोरेटिकली की बात कर रही हूँ मैं, एक प्रैक्टिकली बात नहीं कर रही हूँ, थियोरेटिकली जो है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, मतलब इससे ज़्यादा कम और हम टेम्परेचर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन केल्विन। देखो कम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली की बात करें तो नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास आता है सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, जिसको हम कहते हैं एंडर सेल्सियस। अच्छा एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं एंडर सेल्सियस। सो इसको हम कहते हैं एंडर सेल्सियस, इसका नेम है, सेंटीग्रेड कह लो, सेल्सियस कह लो, ठीक है ना। इसको जो दिया था वो किसने दिया था, एंडर सेल्सियस ने इसको दिया था, प्रपोज करा था, इस स्केल को बनाया था, ठीक है। In the Celsius scale, the freezing point of water or melting point of ice is marked as 0 degree centigrade and boiling point is 100 degree centigrade। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कह लो, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सेम ही होता है, आइस का वाटर का सेम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने पढ़ा है ना पीछे भी, ये देखें, ये रहा, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हो, दैट इज द सेम, वो है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, the intervals between these two points is divided into 100 equal parts, each part thus represent 1 degree centigrade। देखो ये जो हमारे पास है ना, ये 0 से 100, 0 से 100, ये 0 है फिर ये 100 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स होंगे ना। जब हम कोई स्केल बनाते हैं और स्केल में अगर हमारे पे दिया हुआ है फॉर सपोज 10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, तो 10 और 20 के स्केल के बीच में ये 10 दिया हुआ है और मुझे दिया हुआ है 20, तो इस 10 और 20 के बीच में 10 और लाइंस होंगी ना, जिसको हम कहेंगे 11, we'll be saying 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20। तो इसी तरह से ये 0 से 100 में, 0 के बाद क्या होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री, 4, 5 फर्दर टू 100। तो मतलब 0 से लेके 100 तक ये हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड हुआ है, और जो हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स हैं उनमें से अगर मैं एक पार्ट को निकालूंगी तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। देखा ना, जैसे मैं यहाँ पे 10 को निकालूंगी 11, फिर ये 12, तो 11 12 आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 डिफरेंस किसका आ रहा है, 0 से 1 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। फिर 1 से 2 में कितना आ रहा है, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जितने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और हर इक्वल पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्केल है, वो है हमारे पास अपना फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, अच्छा ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल को जो प्रपोज करा था वो करा था डैनियल फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। A Fahrenheit scale के अंदर the fixed points are marked 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit respectively, and the interval between fixed points is divided into 180 equal parts. Each part represents 1 degree Fahrenheit. यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर डिवाइड हुआ हुआ है ना, वो किस में डिवाइड हुआ हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 32, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 212। और अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 0 to 100 में हर जो पार्ट था उसके बीच में, मैंने आपको बताया कि जो हर जो पार्ट था उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था, इट वाज कमिंग ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस आएगा ना, वो आएगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का, सही ना, मतलब 1.8 का आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 32 से 33 पे जाना है ना, 32 से नेक्स्ट वाले पे जाना है, सॉरी नॉट 33 क्योंकि 1 का पार्ट नहीं है यहाँ पर। अगर मैंने 32 से जाना है नेक्स्ट वाले पे, तो उसके लिए मुझे ऐड करना होगा 1.8, तो फिर मुझे मिलेगा नेक्स्ट वाला, सही है। ये इस तरह से वर्क करेगा, ये इस तरह से वर्क करेगा। अब फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्केल को देखूं, तो हमारे पास है वो केल्विन स्केल। अब देखो केल्विन स्केल में क्या है, इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय केल्विन, जेम्स लॉर्ड केल्विन ने इसको दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो है 273, और जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373। ये यहाँ पर हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट वो हमारे पास है 373, और जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो हमारे पास है 273 केल्विन, सही है। अब यहाँ पर अगर मैं आगे देखूँ तो ये है कि टेम्परेचर इज गिवन इन यूनिट्स कॉल्ड केल्विन इंस्टेड ऑफ डिग्रीज, ठीक है ना। सिंपली वही बात है कि अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस जो आ रहा है ना वो 1 का आएगा, 273 से 373 तक में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1 डिग्री 1 केल्विन का। देखो यहाँ पर जैसे 0 से 100 में 100 इक्वल पार्ट्स है ना, तो 273 प्लस में अगर 100 करूँगी तो क्या आएगा, 373। तो इन दोनों के बीच में भी कितने पार्ट्स हैं, 100, मतलब 273 के बाद 274 275 276 7 8 9 10 फर्दर ऑन जाएगा, और जाके एंड पर आके रुकेगा 373 पे। और जो हमारे पास 373 पे आके रुकेगा वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अपना बीच में जो उसके पार्ट्स आएंगे वो हमारे पास होंगे 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, 100 इक्वल पार्ट्स आएंगे इसके बीच में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। देखो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था ना कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 एब्सोल्यूट जीरो से, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कह रहा है कि in order to derive empirical formula among centigrade, Fahrenheit and Kelvin scale, let the 3 thermometers be placed in a bathtub and mercury in each thermometer rises to the same level as shown in figure. We arrive at this relation. तो यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि अगर हमने इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन बनाना है तो वो उन्होंने किस तरह से बनाया एक रिलेशन इनके दरमियान में, वो ये था कि 3 थर्मामीटर्स थे, उनको इन्होंने जो है ना बाथटब में प्लेस करा,
और 3 थर्मामीटर्स थे ना, तीनों की अलग अलग रीडिंग थी। मतलब एक पे फ़ारेनहाइट का था एक थर्मामीटर, एक सेंटीग्रेड का था, एक केल्विन का था। इन्होंने मर्क्यूरी के बाथटब में प्लेस कर दिया। फिर वो जितना राइज हुआ उसके हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने एक जनरल फार्मूला जो है वो हमें दिया है, जो कि ये है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल में से आप माइनस कर दो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर माइनस करो फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फिर दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। देखो अगर तो फॉर सपोज टेम्परेचर ऑन वन स्केल, फॉर सपोज अगर मेरे पास सेल्सियस में दिया हुआ है और मैंने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, सही है ना, सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में मैंने फाइंड करना है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो मेरे पास सेल्सियस में गिवन है वो मैंने यहाँ पे पुट करा, इस जगह पे मैं माइनस कर दूंगी सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या है हमारे पास 0। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि सेंटीग्रेड स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने इसको माइनस कर दिया 0 से, और डिवाइड करूंगी मैं बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है ना यहाँ पर, वो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास इसका 100, और 100 में से माइनस कर दूंगी मैं 0, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है सेंटीग्रेड में 0। तो जब 100 में से मैं माइनस करूंगी 0, तो आई विल बी गेटिंग 100। 100 में से 0 माइनस करोगे क्या बचेगा भाई, 100 ही आएगा। फिर दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेकेंड स्केल, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, इसको अभी छोड़ देना फिलहाल के लिए, इसको अभी छोड़ दो। किसी दो में अगर आपने फाइंड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट मेरे को नहीं पता, मैंने वो पता करना है, माइनस करूंगी मैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या था फ़ारेनहाइट स्केल में ऊपर 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी फॉर दैट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था। मैंने यहाँ पर 32 पुट करा, सही है। देन फिर मैंने उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, भाई देखो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है इसका 212 में से मैं माइनस कर दूंगी 32, आई बी गेटिंग 180, और मैंने फिर इसको डिवाइड कर दिया 180 से। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं जब इसको रीअरेंज करूंगी ना, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मुझे गिवन था, मैंने वो वाली फिट कर दी, मैं इसको सॉल्व करूंगी, फिर ये 180 को इससे यहाँ पे शिफ्ट करूंगी 180 को, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यू मिलेगी कोई, फिर 32 को इधर भेजूंगी प्लस का हो जाएगा 32, फिर इस तरह से मुझे क्या मिल जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। जैसे फॉर सपोज हम इसको एग्जाम्पल लेके करते हैं सॉल्व, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है टेम्परेचर की सेंटीग्रेड में वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप कह लो कोई और ले लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू गिवन है, फिर मैंने इसको डिवाइड कर देना है 100 से, ओके। फिर ये इक्वल्स टू है किसके, इक्वल है किसके, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, वो मुझे नहीं पता है, मुझे पता करना है, और माइनस करूंगी मैं इसमें से 32, और फिर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगी बाय 180, इस तरह से। अब मुझे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करना है ना, तो मैं इसको कैसे फाइंड कर सकती हूँ, इन दोनों को डिवाइड करोगे जो आंसर मिलेगा भाई -0 है ना, 20 -0, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में क्या है 20, 20 -0 हमारे पास क्या हो जाएगा 20 ही रहेगा, 20 डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है। फिर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मुझे नहीं पता, मुझे पता करना है, माइनस का 32 आया, एंड देन फिर माइनस का 32 आया और फिर डिवाइड कर दिया 180 से, ठीक है, माइनस का 32 डिवाइड बाई 180। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को डिवाइड करूँगी, जो मुझे वैल्यू मिलेगी 180 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड में है ना 180, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर मैं इसको 20 डिवाइड बाई 100, चलो मैं करके देखते हैं ना, 20 डिवाइड बाई 100 आएगा मेरे पास 0.2, आप लोग कर लेना इसको सॉल्व, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 180 से, फिर उसके बाद ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी मैंने इसमें प्लस कर देना है, क्या यहाँ पे 32 माइनस का है ना, वहाँ पे शिफ्ट करूंगी क्योंकि मैंने टी एफ फाइंड करना है, तो प्लस का 32,
जब मैं इसको करके रखूंगी ना सॉल्व, तो मेरे पास आएगा ये अपना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सही है। और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3, 36 हो जाएगा। 36 को आप प्लस करो 32, तो 32 में 36 में जब आप प्लस करोगे 32, तो जो आपके पास आंसर आना है दैट विल बी 36 में आप प्लस करो 32, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 30 इज 60 66 68 68, सॉरी फॉर दैट। हमारे आंसर आएगा दैट विल बी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना भाई, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये केल्विन और सेंटीग्रेड का तो आसान है भाई, सिंपल सा है। टेम्परेचर केल्विन में है 273 प्लस सेल्सियस, ठीक है ना। फॉर सपोज आपको केल्विन में टेम्परेचर फाइंड करना है, तो 273 में आप प्लस कर दो वो टेम्परेचर जो आपको सेल्सियस में गिवन है। सिंपली वहां पे हमें क्या गिवन था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, पहले वाला एग्जांपल में मैंने क्या लिया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने 273 है, प्लस कर दूंगी मैं 20, तो क्या हो जाएगा 273 283 293 आंसर आ जाएगा मेरा केल्विन में, सही है ना। अगर तो मेरे पास टेम्परेचर केल्विन में गिवन है कुछ भी और मैंने फाइंड करना है सेंटीग्रेड में, तो मैं जो भी टेम्परेचर मेरे पास केल्विन में गिवन है, फॉर सपोज मेरे पास गिवन है 373 केल्विन गिवन है ना मेरे पास टेम्परेचर केल्विन में, और कह रहा है कि मुझे आप फाइंड करके बताओ कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, 373 यहाँ पे रखूंगी, 273 यहाँ पे प्लस का है, उधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 273, और अगर मैं इसको मैं माइनस का करूंगी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 100 बचेगा, तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में क्या आ जाएगा मेरे पास 100 आ जाएगा, सही है ना। इस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं ऊपर के डू यू नो में the scale divisions on the Kelvin scale are equal in size to the scale division Celsius scale. 1 Kelvin equal to 1 degree centigrade and 1 degree centigrade equal 1.8 degree Fahrenheit. देखो ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या थे 100 डिविजन्स थे, ये मैंने पॉइंट आपको पहले बताया था ना। यहाँ पे भी हमारे पास 100 डिविजन्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 100 डिविजन्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 273 से 373 तक जाने के लिए 100 पार्ट्स डिवाइड हुए हैं, और 100 पार्ट में हर एक पार्ट किसके इक्वल है 1 केल्विन के, है ना। सिमिलरली 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए आपके पास 100 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सही है, और हर एक पार्ट किसके इक्वल है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन ये इक्वल है, मतलब ये दोनों पैरेलल चलते हैं, मतलब ये कभी भी, मतलब ये दोनों हमेशा ना पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के। तो 1 केल्विन तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 केल्विन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक एक बढ़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो है ना, देखो अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 274 केल्विन रखूंगी ना, तो वो होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। 273 में आप 1 प्लस करो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप 1 प्लस करो, दोनों में आप 1 प्लस करोगे ना, तो फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ 273 केल्विन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, तो 274 केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगी, सिंपल। 275 केल्विन 2 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगी, इस तरह से, ठीक है ना, ये पैरेलल चलते हैं। और जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर एक जो है हमारे पास ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आएगा फ़ारेनहाइट स्केल में, वो किसका आएगा 1.8 का आएगा। मतलब 32 में जब आप 1.8 प्लस करोगे तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। तो फिर जो डिफरेंस आ गया इन दोनों में क्या आया 1 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है ना। फिर कह रहा है कि if two systems they are each in thermal equilibrium with a third system then the two initial systems are in thermal equilibrium with each other। अगर तो हमारे पास दो systems हैं, दो system है, वो है thermal equilibrium में with a third system, मतलब कि they are each in thermal equilibrium। दो system है, एक ये system है और एक ये system है ना, ये दो system है, और ये दोनों जो systems है ना
ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है एक थर्ड सिस्टम के साथ, एक थर्ड सिस्टम के साथ ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब क्या हुआ कि then the two initial systems are in equilibrium with each other। देखो ये कह रहा है कि अगर तो दो सिस्टम है, फॉर सपोज मेरे पास दो सिस्टम, एक ये हॉट वाटर, पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना, हॉट वाटर था, आइस थी, दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम हो गए, एक आइस है वो अलग सिस्टम है, हॉट वाटर अलग सिस्टम है, सही है ना। और फिर हमारे पास फॉर सपोज एक और चीज आ जाती है इसके अंदर, कोई भी आप सब्सटेंस डाल रहे हो इसी के अंदर, आइस नहीं लो, कोई और सब्सटेंस ले लो, ठीक है ना। तो अगर तो ये दोनों चीजें आइस और वाटर, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम मिलकर इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं इस थर्ड सिस्टम के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी। जब ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी ना, तो ये एज अ वन सिस्टम बनेगी, क्योंकि देखो दोनों का टेम्परेचर, अगर तो आइस और अगर तो हमारे पास जो ये है वाटर, हॉट वाटर, अगर तो ये दोनों हमारे पास सेम जो है ना इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं आपस में, तो उनका मतलब क्या हुआ कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। तो फिर ये उस वाले के साथ, नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है इस वाले के साथ दोनों मिलकर जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर तो हो गया सेम, है ना। देखो इन दोनों का टेम्परेचर हो गया सेम, तो फिर ये आराम से इसके साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों का अगर अगर इन दोनों को इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आना है ना, दोनों को अगर आना है, तो कंडीशन क्या है कि ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना। ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तो ही ये दूसरे वाले के साथ आ सकते हैं, वरना फिर ये नहीं आ सकते, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल coincides at negative 400 degree centigrade. Fahrenheit and Kelvin scales coincide at 574.25 और 574.25। देखो जो हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल है ना, वो कोइंसाइड करता है, मतलब उन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। एट कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर आने के बाद वो दोनों एक सेम वैल्यू पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। और वो कब होता है, नेगेटिव 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। और अगर मैं फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करूंगी तो हमारे पास ये करेंगे 574.25 पर। मगर अगर मैं सेल्सियस और केल्विन की बात करूं, ये फ़ारेनहाइट था, ये सेल्सियस था, ये किस पे कोइंसाइड करेंगे, नेगेटिव 400 पे। ये फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ये किस पे कोइंसाइड करेंगे, 574.25 पे। मगर सेल्सियस और केल्विन, ये पॉइंट इसमें है नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर यू पीपल, कि हमारे पास सेल्सियस एंड केल्विन नेवर कोइंसाइड्स। देखो ये इसलिए कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसलिए कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों हमेशा पैरेलल है। मैंने आपको पहले बताई थी ना बात। अब दो गाड़ियां हैं, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, ठीक है ना, सेम स्पीड पे चल रही हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, सीधे 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 चल रही हैं, तो क्या वो कभी कोइंसाइड करेंगी, नहीं, वो तो हमेशा से सेम ही है, सेम लेन में चल रही हैं। अब हाँ, दो गाड़ियां हैं, एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, तो हाँ इनमें प्रोबेबिलिटी है कि एक पॉइंट पर आकर, फॉर सपोज अगर एक की स्पीड बढ़ जाए या एक की स्पीड कम हो जाए, तो एक पॉइंट पर आके वो दो गाड़ियां जो हैं वो कोइंसाइड कर सकती हैं, दोनों सेम पोजीशन पर आ सकती हैं। मगर वो गाड़ियां जो हमेशा से साथ ही चल रही हैं स्टार्टिंग से, वो तो कभी कोइंसाइड कर ही नहीं सकती, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज एक वर्क एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहे हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो हमें गिवन है 38 पॉइंट सेंटीग्रेड में आपको गिवन है टेम्परेचर। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो देखो ये अभी मैंने आपको करने की कुछ दिखाया था ना, टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में गिवन है, ठीक है, और इसमें से आप माइनस करोगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, 0, है ना। और सेल्सियस में हमारे पास गिवन है 36.88, मैंने माइनस करूंगी इसमें से 0 तो क्या हो जाएगा, 36.88 ही आएगा। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर जो है
वो मेंशन नहीं करा हुआ कि -0 का मतलब तो एक ही हुआ ना, मतलब देखो टी सी है, क्या टी सी है, माइनस कर दूंगी मैं इसमें से 0, बात तो सेम ही होनी है ना। अब 0 तो माइनस कर रहे हो ना इनमें से, बात तो सेम ही होनी है। 36.88 में से माइनस कर दिया 0, डिवाइड करोगे बाय सही है, डिवाइड कर दो आप बाय 5 से। अच्छा ये 5 और 9 ये हमने ना इसको क्या करा एक्चुअली, 100 था ना ऊपर, ऊपर 100 था, ये रहा, और ये 180 है। जब मैं 180 को यहाँ पे शिफ्ट करूंगी ना तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या नाम है अपना 20 के टेबल से कैंसिल, 180 को मैंने ऊपर भेजा तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 100 कैंसिल होगा ना, जब इससे 100 कैंसिल होगा तो आएगा हमारे पास 50, 25 सॉरी 5 टाइम्स आता है, 25 टाइम्स 100 आएगा, और 180 मैंने ऊपर भेज दिया तो क्या आ जाएगा 9, या फिर नीचे ही रखो, मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया है। ये 5 टाइम्स आता है, मैंने इन दोनों को बस सिंप्लीफाई करा है ना, और ये 20 के टेबल में आता है 9 टाइम्स, तो मैंने बस यहाँ पे इन दोनों को क्या करा है, सिंप्लीफाई करा है, और मैंने कुछ नहीं करा। ये 5 टाइम्स हो गया और ये 9 टाइम्स, बस मैंने सिंप्लीफाई करा है। तो टी सी डिवाइड बाय यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे भी शिफ्ट करती एंड में तो कैंसिल ही करना पड़ता, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, डायरेक्टली करा हुआ है। 100 था, सही है, और फिर इक्वल्स टू है टी फ़ारेनहाइट है, माइनस करोगे 32 डिवाइड बाय 9, यहाँ सारा लिखा हुआ है ना, बस छोड़ दो इसको। अब टी फ़ारेनहाइट मैंने फाइंड करना है, तो 9 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। देखो मैंने इसको उसके लिए अरेंज कर लिया, टी फ़ारेनहाइट फाइंड करना है ना, 9 को मैंने क्या करना है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 9 बाय 5 हो गया, टी सी हो गया, 32 यहाँ पे माइनस का था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये चीज़ हमने पहले करी है अभी, सही है ना। अब यहाँ पे टी सी मेरे पास क्या किया मैंने 38.6, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 36.88 सॉरी, फिर मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूँगी मेरे पास आंसर क्या आ गया 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब ये सेल्फ असेसमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इनमें तो फिर आप यू कैन एक्चुअली लाइक गो थ्रू कमेंट्स, और फिर आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल दिएगा। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उन सब के रिप्लाई कर दूँ आप लोगों को वहीं पर। अच्छा, अब ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दिया एक, ये अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। फिजिक्स के अंदर जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड वंस यू डन विथ यहाँ तक समझ लो आप, तो फिर आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये सॉल्व करना है, ताकि आपने जहाँ तक पढ़ा है ना वो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब आप इतने बार इसको सॉल्व करोगे ना, फॉर 0 भी 20 भी 120 भी थे, तो आप लोगों को वो चीज़ बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो इन्हें मस्ट सॉल्व, लाइक जस्ट डू सॉल्व दैम। फिर हमारे पास नेक्स्ट है